नमस्कार प्रिय छात्रों, पुनः एक बार सभी छात्रों का स्वागत है आपके अपने इस चैनल माई कॉमर्स क्लास में। मैं हूं लाल सर और आज फिर उपस्थित हुए हैं 12th क्लास की जो अकाउंटेंसी है उसमें ऋण पत्र का निर्गमन वाला चैप्टर उसको लेके आए हैं और उसी को सॉल्व करेंगे। तो ऋण पत्रों का निर्गमन तो उसको जानेंगे और ऋण पत्रों का अर्थ क्या है सर्वप्रथम उसको जानेंगे। तो सबसे पहले मेरा सभी छात्रों से अनुरोध है जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक हमारा वीडियो पहुंच सके और जो बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो टॉपिक है वो सारा क्लियर हो सके और बोर्ड का एग्ज़ाम आसानी से कर सके वो। तो आगे बढ़ते हैं ऋण पत्रों का निर्गमन। तो सर्वप्रथम हम ये जान लेते हैं कि ऋण पत्र क्या है। देखिए, ऋण पत्र दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्वप्रथम देखिए, इसमें ऋण पत्र जो है दो शब्दों से मिलकर बना। पहला ऋण है एक इस तरीके से उधार, एक तरह से उधार, और ये है प्रपत्र यानी कि उधार या लेन देन करने के लिए जो उधार जो राशि ली जाए या दी जाए उसके लिए लिखित रूप से जो प्रपत्र तैयार किए जाते हैं वो है ऋण पत्र। तो सर्वप्रथम इसका अर्थ देखिए क्या है। ऋण पत्र, ऋण पत्र या इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिवेंचर। डिवेंचर, डिवेंचर या ऋण पत्र, अंग्रेजी में ऋण पत्र कहते हैं, वो जो हिंदी में ऋण पत्र कहते हैं और हिंदी में डिवेंचर कहते हैं। तो इसका क्या हो गया देखिए, वह प्रपत्र जिससे कंपनी दीर्घकालीन या अल्पकालीन स्थायी पूंजी जुटाती है। ऐसा प्रपत्र जिससे कंपनी दीर्घकालीन या अल्पकालीन स्थायी तौर पर पूंजी जुटाने का काम करती है। और इसको क्या कहते हैं कि इसको अंग्रेजी में तो डिवेंचर कहते हैं और यह लैटिन भाषा के डेवियर हुई है जिसका अर्थ है उधार। यानी डेवियर शब्द से डिवेंचर शब्द बनाया गया और जिसका अर्थ है उधार, एक तरह से उधार लेना। तो ऋण पत्र क्या है, किसी व्यक्ति या संस्था से कंपनी को क्या है धन जुटाने के लिए किसी फर्म को विकसित करना है या अधिक उसको डेवलपमेंट करना है। तो डेवलपमेंट करने के लिए कंपनी को धन की आवश्यकता होती है। तो धन की आवश्यकता वो कई प्रकार से कर सकती है। धन की आवश्यकता के लिए कितने प्रकार से क्या कर सकती है, या तो फिर बैंक अंशों का निर्गमन उसको जुटाने के लिए, या तो अंश का निर्गमन करेगी, अंश का निर्गमन करेगी, ठीक है ना, अंशों का निर्गमन करेगी, या फिर बैंक से लोन लेगी, बैंक से ऋण लेगी, या फिर किसी संस्था से उधार, संस्था या किसी कंपनी से उधार लेना। तो इस तरीके से उधार लेना, या फिर कंपनी क्या करेगी ऋण पत्र को जारी करके ऋण पत्र जारी करेगी, ऋण पत्रों को जारी करेगी। तो इस तरीके से धन जुटाने के लिए कंपनी किस तरीके से कार्य करती है, वही कंपनी को धन जुटाने के लिए किया गया प्रयत्न है। तो कंपनी धन जुटाने के लिए या तो अंशों का निर्गमन करेगी या फिर किसी बैंक से या किसी संस्था से उधार लेगी, क्योंकि कंपनी को आवश्यकता है धन की, क्योंकि कंपनी का विकास करना है, कंपनी को और आगे बढ़ाना है, उसको विस्तृत रूप देना है, तो धन की आवश्यकता होगी। तो धन की आवश्यकता के लिए अलग अलग तरीके से कार्य करती है। तो ऋण पत्रों को जारी करते समय जब जनता को ऋण पत्र, जनता से जब डिमांड की जाती है, जनता से पैसे मांगे जाते हैं, तो उसके बदले में कंपनी ऋण पत्र जारी करती है।
तो ऋण पत्र जारी करने के लिए कंपनी उसमें सारी शर्तें लिखी जाती है। उधार है जिसमें सभी शर्तें जैसे भुगतान व ब्याज शर्तें लिखी जाती है शर्तें, इसमें सारी चीज़ लिखी होगी। उसका भुगतान कब किया जाना है, उसका भुगतान करने की विधि क्या रहेगी, उस पर ब्याज किस रेट से लगेगा, ब्याज किस तरीके से दिया जाएगा, और ब्याज देने की तरीके उसमें जो विधि है, ब्याज की विधि क्या रहेगी, कितने परसेंट होंगे, 10%, 5%, तो उस तरीके से सारी बातें तय होगी। भुगतान की विधि होगी, भुगतान की अवधि होगी, भुगतान समय होगा, तो सारी बातें तय होगी, वो सारी बातें लिखी जाएगी। उसके बाद जिस कंपनी जब जारी करती है तो जिसको लगता है कि कंपनी हाँ विश्वास लायक है, विश्वास के प्रति है, तो वो जनता कंपनी को उधार पैसा देती है और ऋण पत्र ले लेती है। तो एक निश्चित समय बाद कंपनी उसका भुगतान करती है ब्याज के साथ, तो वही होता है ऋण पत्र। तो ऋण पत्र को जारी करने पे वो सारा चीज़ उसमें लिखा जाता है कि बैंक और आपको ये ऋण पत्र के माध्यम से जो पैसा दिया जा रहा है वो किस दर से दिया जाएगा, कितने समय बाद दिया जाएगा, कब भुगतान किया जाना है, किस तरीके से किया जाना है, वो सारी बातें तय होगी। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा ऋण पत्र क्या है। तो ऋण पत्र किसी व्यक्ति या संस्था से या किसी तो धन जुटाने के लिए जो व्यक्ति कंपनी क्या करती है, स्थायी तौर पर पूंजी जुटाने के लिए जो प्रपत्र जारी करती है वही होता है ऋण पत्र। तो आप सबसे पहले देखिए, सिंपल ही आपको समझ लेते हैं। जैसे आप बैंक से लोन लेते हैं, तो बैंक से लोन लेते समय बैंक ऐसे ही तो नहीं आपने बैंक से लोन मांगा और बैंक ने आपको दे दिया, ऐसे तो नहीं देती है। आपको एग्रीमेंट लिखा जाता है, एक प्रपत्र पर साइन कहते हैं, एक बॉन्ड भरा जाता है जिस पर आपकी सारी शर्तें लिखी जाती है और उसमें तय लिखा जाता है कि आपने कितना ऋण लिया है और कितने वर्षों के लिए लिया है, उसका ब्याज कितना होगा और उसको कितनी किस्तों में आपको चुकाना है। तो वो सारी बातें उस प्रपत्र में लिखा जाता है। तो तब जाके सारी चीज़ प्रक्रिया होने के बाद ही बैंक आपको ऋण देती है। तो क्योंकि कहीं ऐसा ना हो, और उसमें साथ में क्या होता है कि बैंक को विश्वास होना चाहिए कि आप वापस पैसा बैंक को लौटा सकेंगे। तो ये सारी प्रक्रियाएं करनी होती है जब बैंक से लोन लेंगे आप तब, क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं देगा। तो ऐसे ही कंपनी को कोई जनता पैसा क्यों देगी, जब तक उसको गारंटी ना मिले, जब तक उसको किसी तरीके से विश्वास ना हो कि हाँ पैसा मेरा सुरक्षित है, एक तरीके से मेरा पैसा नहीं डूबेगा, तभी तो बैंक और जनता कंपनी को ऋण पत्र खरीदेगी, तभी उसको पैसा निवेश करेगी। ठीक है बच्चों, तो क्लियर हो गया ऋण पत्र क्या है। तो अब ऋण पत्र की इसकी विशेषताएं क्या है, देखिए विशेषताएं देखिए ऋण पत्र की जो विशेषताओं में देखिए कई विशेषताएं तो कई चीजें हैं। तो सर्वप्रथम विशेषताएं क्या है, पहला पॉइंट, इसमें पहला पॉइंट करते हैं, यहां ऋण प्राप्त करने का प्रतिज्ञा पत्र है, प्रतिज्ञा पत्र है। दूसरा दीर्घकालीन ऋण प्राप्त करने की, इसे दीर्घकालीन कहते हैं। ऋण प्राप्त करने का, प्राप्त देखिए 2 बार हो गया है, ऋण प्राप्त करने का एक प्रतिज्ञा पत्र है। और इससे दूसरा पॉइंट है, इसमें ब्याज दर निश्चित होती है, ब्याज दर निश्चित होता है। तीसरा, निश्चित समय बाद नियमित रूप से ब्याज का भुगतान का प्रतिज्ञा पत्र है।
चौथा पॉइंट है इसमें ये निश्चित समय बाद ऋण का भुगतान करने का प्रतिज्ञा पत्र है। पांचवा, यह रक्षित व आरक्षित हो सकती है या आरक्षित हो सकती है। देखिए मुख्य रूप से ऋण पत्र ऋण प्राप्त करने का एक प्रतिज्ञा पत्र है। इसमें ब्याज दर निश्चित होता है। निश्चित समय बाद नियमित रूप से ब्याज का भुगतान का प्रतिज्ञा पत्र है, या निश्चित समय बाद ऋण का भुगतान करने का प्रतिज्ञा पत्र है। या एक रक्षित भी हो सकता है और आरक्षित भी हो सकता है। क्लियर हो गया बच्चों? प्रतिज्ञा पत्र एक तरीके से गारंटी पत्र, प्रतिज्ञा पत्र है। उसमें क्या क्या दिया जाता है वो सारी चीज़ें लिखी जाती है। तो ये हो गया ऋण पत्र का अर्थ, उसकी विशेषताएं। अब आता है ऋण पत्रों के प्रकार की बात। प्रकार को देखते हैं। ऋण पत्रों के प्रकार भी कई तरीके से होते हैं। कितने तरीके से ऋण पत्र के प्रकार होंगे उसको देखते हैं। तो पहले मैं इसको साफ करता हूं, फिर उसके बाद इसको करेंगे। अब ऋण पत्रों के प्रकार देखिए। ऋण पत्रों के प्रकार के बारे में, ऋण पत्रों के प्रकार को देखिए। मुख्यतः तो 5 भाग होते हैं और उन भागों के भी कुछ भाग होते हैं। तो 5 भाग कौन कौन से देखिए, इसके 5 भाग हैं। 5 भागों के बारे में मैं बता देता हूं। पहला भाग है अभिलेख के आधार पर। दूसरा है सुरक्षा के आधार पर। तीसरा शोधन के आधार पर। चौथा परिवर्तन के आधार पर। और 5वां है कूपन दर के आधार पर। देखिए 5 प्रकार से हैं। मुख्यतः तो 5 प्रकार से हैं। किस तरीके से हैं देखिए। पहला पॉइंट है अभिलेख के आधार पर। दूसरा है सुरक्षा के आधार पर, शोधन के आधार पर, परिवर्तन के आधार पर और कूपन दर के आधार पर। अब इसके अंदर इसके तरीके कितने देखिए। पहला पॉइंट अभिलेख के आधार पर है। इसमें है पंजीकृत ऋण पत्र, दूसरा है इसमें वाहक ऋण पत्र, पंजीकृत ऋण पत्र। इसका मतलब क्या होता है कि जितने ऋण पत्रधारी हैं वो अभिलेख में पंजीकृत तरीके से उनको पंजीकृत कर दिया जाता है और बाद में इनका जो भुगतान होता है वो पंजीकृत ऋण पत्रधारियों को ही भुगतान किया जाता है। और वाहक ऋण पत्र का मतलब हो गया कि जिसका भुगतान वाहक माध्यम से किया जाए। मतलब क्या है कि ऐसा ऋण पत्र जो किसी वाहक को ही दिया जाए, ऋण पत्र वाहक को ही दिया जाना है, कि जिनका भुगतान हस्तांतरण के माध्यम से ऋण पत्रधारी के वाहक या उसको ऋण पत्रधारी को दिया जाना होता है। ऐसे ऋण पत्र को वाहक ऋण पत्र कहते हैं। इसके बाद ये तो हो गया सुरक्षा के आधार पर। पहला पॉइंट है इसमें रक्षित ऋण पत्र, दूसरा है आरक्षित ऋण पत्र। इसमें ठीक है, इसमें सब अलग अलग है सब में। ठीक है, 5
सुरक्षित ऋण पत्र का मतलब हो गया कि ऐसा ऋण पत्र जिसका भुगतान करने के लिए किसी संपत्ति को बंधक के रूप में रखा जाता है। तो ऐसे ऋण पत्रधारी जिसके ऋण पत्र सुरक्षित रहते हैं, रक्षित होते हैं, तो वो उनका अगर कंपनी भुगतान नहीं करती है तो वो अपने भुगतान की भरपाई उस संपत्ति को बेचकर करते हैं। तो इसे कहा जाता है रक्षित ऋण पत्र, यानी कि जिस ऋण पत्रों को संपत्ति के बंधक के रूप में जारी किया गया है उसे रक्षित ऋण पत्र कहते हैं, क्योंकि वो सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि उनका पैसा डूबने का चांस नहीं होता। वो अगर कंपनी दे रही है तो संपत्ति बेचकर ऋण पत्र का पैसा वसूल करेगी। दूसरा होता है आरक्षित ऋण पत्र, ऐसे ऋण पत्रधारी जिनके भुगतान के लिए किसी संपत्ति को बंधक के रूप में नहीं रखा जाता है, तो जिसका कंपनी सीधे भुगतान करेगी अगर एंड टाइम, वो भी समापन के समय पर, पहले नहीं करेगी, समापन के समय पर ही निश्चित समय बाद ही उसका भुगतान किया जाना है। उसके बदले में कोई गारंटी के तौर पर, बंधक के तौर पर कुछ संपत्ति नहीं रखी जाती। तो इसे कहते हैं आरक्षित ऋण पत्र। फिर शोधन के आधार पर एक होता है शोध ऋण पत्र, पहला पॉइंट। दूसरा होता है अशोध ऋण पत्र, अशोध ऋण पत्र। एक शोध ऋण पत्र का मतलब हो गया कि जिसका निश्चित समय बाद जिसका भुगतान किया जाए उसे कहते हैं शोध ऋण पत्र। और अशोध ऋण का मतलब होता है, अशोध ऋण पत्र का मतलब जिसका भुगतान कंपनी के जीवन काल में नहीं किया जा सकता। ऐसे ऋण पत्र का भुगतान जिसका कंपनी के जीवन काल में नहीं किया जा सकता, बल्कि कंपनी के समापन पर ही भुगतान किया जाए। जब तक कंपनी है तब तक इसका भुगतान नहीं किया जाना, बल्कि कंपनी जब समाप्त होगी तो इन ऋण पत्रधारियों का भुगतान किया जाएगा। तो उसे कहते हैं अशोध ऋण पत्र। अशोध ऋण पत्र जिसका निश्चित समय बाद भुगतान किया जाना उसे कहते हैं शोध ऋण पत्र। फिर परिवर्तन के आधार पर एक होता है, पहला पॉइंट है परिवर्तनशील, परिवर्तनशील ऋण पत्र, और दूसरा होता है अपरिवर्तन ऋण पत्र। परिवर्तनशील ऋण पत्र, परिवर्तन ऋण पत्र ऐसे ऋण पत्र को जो एक समय बाद कंपनी क्या करती है, उनका परिवर्तन अंशों के रूप में कर देती है। तो अंशों के रूप में किया जाने वाला परिवर्तन जब ऋण पत्र का किया जाए तो उसे कहते हैं परिवर्तनशील ऋण पत्र। और जिस ऋण पत्रों का परिवर्तन अंशों में नहीं किया जाता, अंशों में परिवर्तित ना किया जाए, उसे कहते हैं अपरिवर्तित ऋण पत्र। तो इसके बाद कूपन दर के आधार पर एक पहला पॉइंट है, इसमें है निश्चित कूपन दर, और दूसरा पॉइंट है शून्य कूपन दर। शून्य कूपन दर, निश्चित कूपन दर का मतलब हो गया कि इस कूपन दर में कंपनी ने जो ऋण पत्र लिया है, उस ऋण लिया उसका ब्याज निश्चित कर दिया जाता है। निश्चित कूपन दर का मतलब उसमें ऋण पत्रों पर जो ऋण का ब्याज निश्चित है, चाहे वो 10% हो, 12% हो, उस पर ब्याज कंपनी ने निश्चित कर दिया, उतने समय बाद इतना ब्याज उसको देना। लेकिन शून्य कूपन दर का मतलब है इसमें ब्याज की कोई भी निश्चित दर नहीं है, इसीलिए इन्हें शून्य कूपन दर कहा गया, क्योंकि इनका निर्गमन कंपनी बिना निश्चित बिना ब्याज दर के करती है, इसीलिए इन्हें शून्य कूपन दर कहा गया। और इस पर ब्याज दर निश्चित होता है, निश्चित दर से ऋण पत्रों का निर्गमन करती है, इसीलिए इसे निश्चित कूपन दर कहते हैं। तो क्या हो गया आपका, एक तरीके से 5 प्रकार में 10 तरीके का ऋण पत्र के प्रकार हो गए। 10 तरह के ऋण पत्र देखिए, पंजीकृत ऋण पत्र, वाहक ऋण पत्र, पंजीकृत ऋण पत्र जो पंजीकृत कर जिनका रजिस्टर्ड में पंजीकृत कर दिया जाता है, ऐसे पंजीकृत ऋण पत्रधारियों को भुगतान करते समय पंजीकृत ऋण पत्रधारियों को ही भुगतान किया जाता है, तो इससे कहते हैं पंजीकृत ऋण पत्र। वाहक ऋण पत्र ऐसे ऋण पत्र जिसका भुगतान ऋण पत्र के ऋणों के वाहक को दिया जाता है, जो वाहक को ही दे है उसे वाहक ऋण पत्र कहते हैं। रक्षित ऋण पत्र जिसका सुरक्षित है, जिसका ऋण पत्र का भुगतान किसी संपत्ति के गिरवी रखने या संपत्ति के
बंधक रूप में रखने के ऊपर जो ऋण पत्र जारी किए जाते हैं उसे कहा जाता है ऋण रक्षित ऋण पत्र। और आरक्षित ऋण पत्र जिसका किसी भी संपत्ति को बंधक रख के ना किया जाए उसे कहते हैं आरक्षित ऋण पत्र। स्वत ऋण पत्र जिनका भुगतान निश्चित समय बाद किया जाता है उसे स्वत ऋण पत्र कहते हैं। अस्वत ऋण पत्र जिनका भुगतान कंपनी के जीवन काल में ना करके कंपनी के समापन पर ही किया जाए उसे अस्वत ऋण पत्र कहते हैं। परिवर्तनशील ऋण पत्र जिसका परिवर्तन निश्चित समय में बाद कंपनी चाहे तो उसको अंशों में परिवर्तित कर दे उसे परिवर्तनशील ऋण पत्र कहते हैं। और अपरिवर्तन ऋण पत्र जिसका कंपनी अंशों में परिवर्तन नहीं करती है उसे अपरिवर्तित ऋण पत्र कहते हैं। और निश्चित कूपन दर, जो कूपन दर के आधार पर निश्चित कूपन दर जिसमें ऐसे ऋण पत्र जिस पर ऋण पर जो ब्याज दर है वो निश्चित दर से तय करके ऋण पत्रों का निर्गमन करती है उसे निश्चित कूपन दर। और शून्य कूपन दर जिस पर ऋण पत्रों का निर्गमन बिना निश्चित ब्याज दर से या बिना ब्याज दर से निर्गमन करती है उसे शून्य कूपन दर। तो ऋण पत्रों के प्रकार 10 तरीके के हो गए, 2, 2, 4, 6, 8, 10 तरीके के हो गए ऋण पत्रों के प्रकार। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया ऋण पत्र के प्रकार। तो ऋण पत्रों का अर्थ, ऋण पत्रों की विशेषताएं और ऋण पत्रों के प्रकार ये। और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि ऋण पत्रधारी जो कंपनी जो होते हैं, एक तरीके से 1 नंबर वाले क्वेश्चन में आता है ऋण पत्रधारी क्या होते हैं? कंपनी के लेनदार होते हैं, कंपनी के लेनदार होते हैं। और इनको क्या मिलता है? ऋण पत्र पर ब्याज कंपनी क्या करती है? ऋण पत्र पर ब्याज देती है। यानी कि ऋण पत्रधारियों को कंपनी से क्या मिलता है? ब्याज मिलता है और वो कंपनी के लेनदार हैं। ऐसे अंशधारी क्या होते हैं? कंपनी के स्वामी होते हैं और उनको क्या मिलता है? लाभांश मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर वाले में जरूर पूछा जाता है कि अंशधारी कौन होते हैं और ऋण पत्रधारी कंपनी के लिए कौन कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आज का ऋण पत्र क्या है, ऋण पत्रों का अर्थ, ऋण पत्रों के प्रकार मैंने आपको बताए हैं कि 1 नंबर वाले क्वेश्चन को भी मैंने आपको बताया। कंपनी के ऋण पत्रधारी लेनदार होते हैं और लेनदार को कंपनी क्या देती है? ब्याज देती है। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर इसको पूछा जाता है कि ऋण पत्र क्या है, ऋण पत्र के प्रकार, उसकी विशेषताएं बताइए। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी अगर आपका थ्योरी में अगर आ जाए तो आप आसानी से कर सकें, ऐसी उम्मीद है। इसलिए आप ध्यान से समझिए, इसको ध्यान से करिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही है। अगले वीडियो में फिर ऋण पत्रों से संबंधित फिर नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।